everyone, welcome to AcadExcel. Myself Dipali and I am your biology educator. और बच्चों अभी तक हमारा जो चैप्टर चल रहा है that is human reproduction, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक तुम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ ली है स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में, है ना। आज हम उसका ही थर्ड लेक्चर जो है वो लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से oogenesis प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्योंकि अभी तक हमने गेमेटोजेनेसिस की बात कर ली है ना। गेमेटोजेनेसिस में मैंने तुमको बताया दो प्रोसेस होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। आज हम oogenesis को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। इससे पहले आप लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस का वीडियो देख लिया है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना। कोई भी अगर डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एक बार पहले देख लेते हैं। डिस्क्राइबिंग एंड लर्निंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis फर्स्ट। सेकेंड आ जाता है लर्निंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। आज आपको काफी सारे नए नए टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे ओव्यूलेशन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। रोल इन रेगुलेशन, हार्मोन का रोल किस तरीके से, हॉर्मोन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने ये चीज हर जगह देखी है ना। अभी भी हम उन्हीं हॉर्मोन्स की बात करेंगे, किस तरीके से oogenesis के अंदर हॉर्मोन्स प्ले रोल, हाउ डू दे प्ले द रोल। एंड फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल विद द हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से उसमें क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण मेंसेस होते हैं, तो वो सारे ही पूरा प्रोसेस आज हम इन डिटेल समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक चीज और डिफाइन कर देती हूँ, लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकॉल, कि गेमेटोजेनेसिस एक्चुअल में क्या चीज थी। गेमेटोजेनेसिस क्या था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, ठीक है। तो गेमीट्स बन रहे हैं, सिंपल चीज है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। पर अब अगर मैं बात करती हूँ मेल्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, गेमेटोजेनेसिस इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। पर अगर मैं बात करती हूँ मेल में और फीमेल में, तो मेल के अंदर इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इन मेल इट इज कॉल्ड spermatogenesis and in female it is called oogenesis। जिसमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर आप याद करें तो ये शुरू हो जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, है ना। What is spermatogenesis? It is a basic process of formation of sperms, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और एंड कब तक होता है, एंड मतलब जैसे एकदम बहुत लेट तक मेल्स के अंदर बेसिकली स्पर्म बनना का कोई स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली है कि स्पर्म जो है वो फॉर्मेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, पर एंडिंग का कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइम नहीं है। वेयर एज अगर मैं oogenesis की बात करूं, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम जैसा कि फीमेल्स के अंदर बनता है, इसका एक स्पेसिफिक टाइम है और एक लिमिटेड टाइम तक ही ये ओवम, फीमेल्स जो है वो ओवम प्रोड्यूस कर सकती है। तो फीमेल्स के अंदर ओवम बनना तो बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है, यानी अगर एक फीमेल मदर के वूम्ब में है तो वो पहले ही, बहुत टाइम पहले, बर्थ पे ही, उसी टाइम पे, एम्ब्रियो से भी पहले, फीटस स्टेज के अंदर ही उसमें जो है oogenesis का प्रोसेस होना कब शुरू हो जाएगा। पर एक लिमिट है, सर्टेन लिमिट, जब तक एक फीमेल जो है वो ओवम प्रोड्यूस कर सकती है, और उस वो एक स्पेसिफिक टाइम जो है उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं होते। तो एक स्पेसिफिक टाइम है इन फीमेल, पर स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है मेल्स के अंदर, ठीक है। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो oogenesis स्टार्ट कब होता है, oogenesis starts during बर्थ वाले टाइम पे ही शुरू हो जाता है oogenesis का प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब आज हम पढ़ेंगे
सबसे पहले oogenesis ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गेमीट इज कॉल्ड oogenesis विच इज मार्क्ड डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस था ये वैसा नहीं है, तो इसमें डिफरेंसेस आएंगे, बट हाँ ये है कि कुछ कुछ सिमिलैरिटी शायद तुमको ऐसा लगे, बट स्टिल बेटा जी डिफरेंस है, तो प्लीज इसको ढंग से समझिएगा। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये कब शुरू हो जाता है बेटा? इनिशिएट हो जाता है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाले टाइम पे, यानी एम्ब्रियो यानी फीटस वाले टाइम पे ही oogenesis जो है वो शुरू हो जाता है, बिगिन हो जाता है। Next, when a couple of million gametes mother cell यानी oogonia are formed within each fetal ovary, no more oogonia are formed and added after birth. oogonia और नहीं बनते, यानी oogonias जो हैं वो already 2 to 7 लाख होते हैं, तो वो और नहीं बनते, वो जितने हैं वो आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, चल अगला। These cells starts division and enter into prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested at this stage and is called primary oocyte। चलो अब इसको डायग्राम के तरीके से समझते हैं, है ना? ओके चलिए, अब तो बेटा है ना, समझने के लिए इस प्रोसेस को दो प्रोसेस याद रखना। एक तो जो मैं हिस्सा बनाने जा रही हूँ वो सेट, वो हिस्सा जो होगा वो होगा फॉलिकल के लिए। एक चीज होगी जिसमें हम लोग समझेंगे कि अंदर जो oogonia है यानी जो oocyte है उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे oocyte की लाइफ साइकिल की, और उसके साथ साथ ही प्राइमरी फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स एसेसरी सेल्स होती है जो कि oocyte को कवर्ड रखेगी। ठीक है, oocyte क्या है? oocyte बेटा एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो कि डिवाइड होगा, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में डिविजन दिखाया ना, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte सबसे पहले बनता है। तो क्या होगा, प्राइमरी oocyte बनने के लिए ये बीच में आ जाता है प्राइमरी फॉलिकल, और इसके सराउंड में कुछ सेल्स आ जाती है जिनको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। दीज आर फॉलिक्यूलर सेल्स एंड दिस इज प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो अब ये प्राइमरी oocyte और ये क्या है बच्चे? फॉलिकुलर सेल्स। अब ये होगा डिवाइड, ये किस तरीके से? ये इंक्रीज होगा साइज में, और इन द प्रेजेंस ऑफ FSH और विद द हेल्प ऑफ FSH। व्हाट इज FSH? इट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल को बढ़ाएगा ये। ठीक है, तो फॉलिकल ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे क्या है, अभी भी सेम 2n, पर इस बार फॉलिकल का नंबर जो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सराउंडिंग जो फॉलिकल्स रहेंगे वो बहुत ज्यादा रहेंगे। सो दीज आर द सराउंडिंग फॉलिकल्स। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। ये दिख रहा है? चलिए, तो अब इसको जो हमने पढ़ा है इसको एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं कि किस तरीके का दिखेगा। चलिए, तो ये एक बार जो अपन ने पढ़ा है इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं कि ये किस तरीके का दिखेगा। ओके, सो oogenesis जो प्रोसेस है, oogenesis प्रोसेस बेटा दो पार्ट्स में कंप्लीट होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये दो पार्ट्स में कंप्लीट होगा। पहला फेज इसका होगा ओव्यूल फॉर्मेशन फेज, और दूसरा इसका होगा फॉलिक्यूलर फेज। यानी किस तरीके से हमको पढ़ना है? पहले तो हमें पढ़ना है ओव्यूल कैसे बनेगा। ठीक है, oocyte कैसे बनेगा, ओव्यूल फेज या फिर oocyte फॉर्मेशन। oocyte फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, और दूसरी चीज हमको ये देखनी है कि फॉलिक्यूलर फेज यानी इसके आगे फॉलिकल्स क्या होते हैं बच्चे? फॉलिकल सपोर्टिव सेल्स होती है। ठीक है, तो oocyte के अराउंड फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं। अब कितने फॉलिकल्स डेवलप होंगे, कैसे फॉलिकल्स डेवलप होंगे, वो चीज हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले साइकिल हम लोग पढ़ेंगे oocyte फेज, कि भाई पहले oocyte कैसे बना। ठीक है, सबसे पहला oocyte, अब फीमेल बॉडी के अंदर जो है oogonia प्रेजेंट होता है।
उगोनिया जो कि डिप्लॉइड स्टेज में प्रेजेंट है। उगोनिया जो है बिफोर बर्थ ही बन जाता है, पर इस उगोनिया को करना पड़ता है डिवाइड। ठीक है, तो ये उगोनिया अंडरगो करता है द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस और डिवाइड हो जाता है एंड इट फॉर्म्स प्राइमरी oocyte। अब ध्यान से एक बात सुनना, जब मैं बोल रही हूं ये उगोनिया और प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये चीज एक फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक टाइम पे शुरू हो जाती है, यानी बिफोर बर्थ शुरू हो जाती है। तो एक फीमेल अगर जो है मदर के वूम में है, तभी उगोनिया फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और तभी जो है प्राइमरी oocyte में माइटोसिस के थ्रू डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कम्स अंडर, या हम इसको कह सकते हैं दिस ऑल प्रोसेस इज ऑफ बिफोर बर्थ। ये बर्थ से पहले ही हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ना प्राइमरी oocyte जब बन जाता है तो यहाँ पे एक टेम्पररी हॉल्ट या टेम्पररी एक स्टॉपेज हो जाता है। टेम्पररी स्टॉपेज यानी कि अब जो oocyte है वो आगे डेवलप नहीं करता, वो एक टेम्पररी अरेस्ट हो जाता है। जो आपने अभी लाइन पढ़ी है ना टेम्पररी अरेस्ट की, वो यही लाइन है कि सी विद इन ईच फेटल ओवरी नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। बर्थ वाले टाइम पे उगोनिया जितने बन गए उतने ही रहते। कितने रहते हैं, टू बी मोर स्पेसिफाइड इट इज अप्रॉक्स 2 to 5 लाख। कितने उगोनिया है ये चीज भी लिख लो, कितने उगोनिया रहेंगे बेटा जी बिफोर बर्थ, 2 to 5 लाख। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि these cells starts dividing and enter into prophase 1 of meiotic division। प्रोफेज 1 meiotic division में इनका जो आगे डिविजन है वो अरेस्ट हो जाएगा, एक बार रुक जाएगा and get temporarily arrested at this stage and is called primary oocyte। तो ये स्ट्रक्चर, ये चीज कब होगी, अब देखिए आगे। ये पहला स्ट्रक्चर समझ में आया, माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी oocyte बना। अब प्राइमरी oocyte एक बार को रुक जाता है। प्राइमरी oocyte जो है आगे की तरफ डिवाइड करेगा और 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि इस बार होगा मियोसिस। अब मियोसिस जो होता है ना बेटा जी, ये एक बार में खत्म नहीं होता, रिडक्शनल डिविजन है। मियोसिस रिक्वायर 2 phases, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे इस तरीके का सेल्यूलर डिविजन रहेगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा कि साइटोप्लाज्म एक सेल में ज्यादा है, एक सेल में कम है, और जिसमें कम है उसको हम कहेंगे पोलर बॉडी। इसको हम कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और ये प्रोसेस का नाम क्या है, मियोसिस 1। मियोसिस 1, मियोसिस 1 के थ्रू जो है सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये सेकेंडरी oocyte भी क्या होगा बच्चे, ये भी डिवाइड करेगा आगे फर्दर और ये बनाएगा पहला पोलर बॉडी और एक बड़ा ओवम। तो ये बना ओवम और ये बना सेकेंड पोलर बॉडी। अब सुनना, ये प्रोसेस ऐसे ही नहीं कंप्लीट होती। मैं ये बोल रही हूं कि बर्थ से पहले जो है मैं ये बोल रही हूँ कि बर्थ से पहले उगोनिया जो है ये 2 पार्ट, ये सिंगल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट इज प्राइमरी oocyte। अब जब ये प्राइमरी oocyte में डिवाइड करता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस, ये प्रोसेस बर्थ से पहले ही हो चुका है। ठीक है, पर ये आगे बढ़ ही नहीं पाता। ये एक माइटोसिस या आप कह लो कि प्रोसेस जो है वो उसमें कंप्लीशन ही नहीं हो पाता और ये जो है टेम्पररीली इट गेट अरेस्टेड। सो प्राइमरी oocyte टेम्पररीली गेट अरेस्टेड एट द स्टेज। ठीक है, फिर आती है एक फीमेल को प्यूबर्टी। ओके, प्यूबर्टी वाले टाइम पे क्या होता है कि ये प्राइमरी oocyte जो है ये डिवाइड करता है एंड इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग सेकेंडरी oocyte। इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द सेकेंडरी oocyte। तो प्यूबर्टी वाले टाइम पे इन फीमेल्स
प्यूबर्टी वाले टाइम पे फीमेल्स में जो होता है, क्या होता है बेटा जी, ये प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा और डिवाइड होके क्या बनाएगा, पहली पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte तक तो बन गया, अब यहाँ पे फिर ये टेम्पररीली अरेस्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में फिर ये टेम्पररी अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte से ओवम बनने का जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस सिर्फ तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। यानी अगर सेकेंडरी oocyte वाले टाइम पे स्पर्म आ जाता है, स्पर्म ट्रेवल कर जाता है, और वो अगर स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte से कंबाइन होके ओवम, देखिए फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है अगर मैं बताऊं, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, यही चीज है ना। और हम फीमेल गेमीट जो है उसको कहते हैं ओवम, मेल गेमीट अभी हमने पढ़ लिया है स्पर्म। ठीक, अब स्पर्म जो है वो फॉर्म्ड है, हेप्लॉइड स्पर्म है, वो फॉर्म्ड है। यहां अगर मैं बात करूंगी, यहां सिर्फ सेकेंडरी oocyte फॉर्म है, यहां तक प्राइमरी oocyte था, अब हमारे पास सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte डिवाइड सिर्फ तभी करेगा, ओवम तभी बनाएगा जब उसके पास स्पर्म होगा। अगर स्पर्म नहीं होता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो ये सेकेंडरी oocyte जो होगा ये फीमेल बॉडी के थ्रू रिलीज आउट कर दिया जाएगा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसको भी अभी हम पढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज? तो हुआ क्या कि एक जो बेबी गर्ल होती है, उसमें उसकी ओवरी के अंदर 2 से 5 लाख उगोनियाज प्रेजेंट होते हैं। उगोनिया जो है आफ्टर बर्थ नहीं बनते, नए उगोनियाज नहीं बनेंगे, ये चीज को दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो अब उगोनिया जो होगा डिप्लॉइड सेल होगा और ये 2 से 5 लाख होंगे एंड दीज आर फॉर्म्ड बिफोर बर्थ। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड, अब ये उगोनिया किस तरीके से डिवाइड करते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस, और माइटोसिस से डिवाइड होके ये बनाते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो होगा, प्राइमरी oocyte अगेन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, अभी तक हेप्लॉइड की बात की ही नहीं, तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। माइटोसिस से क्योंकि डिवाइड हुआ ना, तो उसमें रिडक्शनल डिविजन तो कुछ हुआ ही नहीं, तो माइटोसिस होगा। फिर अब प्राइमरी oocyte जो होगा मियोसिस 1 के थ्रू, एक तो छोटा पोलर बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, बट पोलर बॉडी के अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत रिड्यूस्ड रहता है एज कंपेरेटिव टू सारा का सारा साइटोप्लाज्म किसमें चला जाता है, सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte के अंदर। ठीक है, तो पोलर बॉडी हमेशा कम और बहुत ही रिड्यूस अमाउंट के अंदर अपने अंदर साइटोप्लाज्म रखेगी। सेकेंड थिंग, ज्यादा साइटोप्लाज्म किसमें होगा बेटा जी, सेकेंडरी oocyte। क्लियर है ये चीज? तो हुआ क्या, यहां तक का जो प्रोसेस है, दिस इज प्राइमरी oocyte जो है ये टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाता है, बिफोर बर्थ का प्रोसेस है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होगा, प्राइमरी oocyte जो है ये डिवाइड होना शुरू होगा और ये बनाएगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte तब तक बनते हैं एक फीमेल के अंदर जब तक स्पर्म जो है वो आता मतलब स्पर्म जो है वो ट्रैवल नहीं करता, और अगर स्पर्म जो है वो ट्रैवल कर भी जाता है तो सेकेंडरी oocyte डिवाइड होगा टू फॉर्म अ ओवम, और स्पर्म ओवम से ही इंटरैक्ट करके तभी जाइगोट बना पाएगा, सेकेंडरी oocyte से इंटरैक्शन नहीं होगा स्पर्म का। क्लियर है ये चीज? आई होप ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है? तो फाइनली इस तरीके से लास्ट में जो ओवम आता है, दिस ओवम इज हेप्लॉइड। ठीक है, तो रिडक्शनल डिवीजन होना इसीलिए जरूरी है। यहाँ पे मियोसिस क्यों करवाया है मैम, माइटोसिस से ही कर लेते बेटा, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, इसमें सेल बढ़ेगी। ठीक है, मुझे करवाना है रिडक्शनल डिवीजन, मुझे डिप्लॉइड नहीं चाहिए, मुझे हेप्लॉइड करवानी है सेल। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास जो सबसे पहला साइट आता है, दिस इज oocyte फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे किस तरीके से फॉलिकल बनते हैं, यानी फॉलिकुलर फेज किस तरीके से कंप्लीट होता है। क्लियर? चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, सबसे पहला जो फॉलिकल बनना शुरू होता है, यही बना देते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से एक प्राइमरी oocyte का स्ट्रक्चर रहता है। तो अगर मैं प्राइमरी oocyte की बात करूं, तो लेट्स से ये डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte है, ये बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल। फॉलिकल क्या होता है बेटा, इसके सराउंडिंग कुछ सेल्स जो कि इसको सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगी, दिस इज फॉलिकल।
फॉलिकुलर सेल, ठीक है, तो ये फॉलिकल सेल होती है। और सेंटर में जो लोकेटेड है दिस इज प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte का स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है यहाँ पे। प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड है और इसके बाहर जो है फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये फॉलिकल इंक्रीज होंगे। फॉलिकल इंक्रीज कब होगा बेटा? एक हार्मोन के कारण जिसका नाम होता है FSH। ये आप सभी ने सुना है, इसका नाम है ना, इसका नाम बड़ा फेमस है, तो इसको हम कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करेगा? सबसे पहले तो ये वाले स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, इसको भी सुन लो। इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब FSH की मदद से ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ये और ज्यादा डिवाइड होगा टू फॉर्म सेकेंडरी फॉलिकल। मैं उस साइड थोड़ा छोटा बना रही हूँ क्योंकि मुझे फॉलिकल्स बहुत सारे बनाने हैं, ठीक है। तो अब फॉलिकुलर सेल बढ़ चुकी हैं भाई, इनके पास बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स बन चुकी हैं। लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स आर बीइंग फॉर्म्ड। और फॉलिकुलर सेल्स जो होती है अपने आसपास एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम कहते हैं थीका। इसके आसपास एक लेयर डेवलप हो जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर अगेन, जिसको नाम दिया जाएगा थीका। तो जो जिस चीज की मार्किंग है मैं उसी कलर से मार्क कर रही हूं। थीका इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये वही फॉलिकल्स हैं। अब बिकॉज ऑफ FSH ये फॉलिकल जो है नंबर में इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। हमारे पास oocyte, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, क्लियर है? वो मस्त तिरंगा हो गया यार, है ना? ये मैंने अभी अभी नोटिस किया, ये तो फुल तिरंगा मोड हो गया। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक बार वापस समझो क्या हो रहा है। ये प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने फॉलिकल्स बहुत कम है। फॉलिकल्स को इंक्रीज करने के लिए FSH हार्मोन यूज होता है। और ये FSH क्या करेगा बेटा जी? फॉलिकल का साइज इंक्रीज तो करेगा ही, oocyte सेंटर में है और बाहर एक लेयर जो है वो भी डेवलप हो जाएगी इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं थीका। अब यहाँ पे क्या होता है, oocyte के बाहर भी एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसको कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। पर जोना पेल्यूसिडा बहुत अच्छे से विजिबल NCERT में मार्क्ड जो है वो आपको ग्राफियन फॉलिकल के अंदर दिखी है, तो हम उसी में समझेंगे, ठीक है। तो यहां से बनना शुरू हो जाती है, बस ये बात याद रखना, मैं अभी वापस बताऊंगी। इसके बाद जो है ये फॉलिकल और डेवलप होता है और किस तरीके का बन जाता है? टर्शरी फॉलिकल। चलो टर्शरी फॉलिकल को भी देख लो। अब क्या होगा बेटा, ये जो थीका वाली लेयर है ना, ये थीका वाली लेयर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ठीक है। ये बहुत सारे फॉलिकल्स हैं अब, और यहां इन फॉलिकल्स के साथ एक कैविटी बन जाती है जिस कैविटी को हम नाम दे देते हैं एंट्रम। पहले कैविटी बना देते हैं, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको कहा जाता है एंट्रम। और उसके आसपास जो है, या तो एक काम करो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बना देती हूँ, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम चीज बना रही हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना। ये oocyte, इसके बाहर फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के साथ में एक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एंट्रम। एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है बेटा, ठीक है। फॉलिकल्स इंक्रीज्ड हैं साइज के अंदर,
इसके बाहर दो तरीके की लेयर बनेगी। पहली थीका इंटरना, और उसके भी बाहर एक लेयर जिसको हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना। तो दिस इज एक्सटर्ना, थीका इंटरना। अंदर जो है वो फॉलिकल्स, ये सारे के सारे फॉलिकल्स रहेंगे ही, इनमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और बीच में जो है एक कैविटी बन चुकी है जिसको हम कहते हैं एंट्रम। एंट्रम इज अ कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। और सेंटर में ये जो लोकेटेड है दिस इज oocyte, दिस विल बी oocyte। ओके, क्लियर है ये चीज? ये डायग्राम समझ में आया? विजिबल है ये डायग्राम? इस टाइम पे हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टर्शरी फॉलिकल। अब ये टर्शरी फॉलिकल और डेवलप होता है टू फॉर्म अ मोर मेच्योर, अ मोर ग्रोथ ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, उसका भी डायग्राम समझना। चलिए, ग्राफियन फॉलिकल को फॉर्म करते हैं। सबसे पहले oocyte बन गया है, इसके बाहर बहुत सारी फॉलिकल की लेयर, फिर उसके बाद आ जाएगा ये इस तरीके का एंट्रम, बहुत बड़ा हो जाता है इसके अंदर। पहले मैं थीका की लेयर बना देती हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है वो साइड, इसके साथ बहुत बड़ी स्पेशियस कैविटी बन जाती है। जिसको हम एंट्रम बोलेंगे, और इसके अराउंड फॉलिकल्स। तो मैं सेम ही चीज बना रही हूँ बेटा, इसके अराउंड फॉलिकल्स अभी भी प्रेजेंट हैं, बस एंट्रम थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसके बाहर एक और लेयर डेवलप हो जाएगी जिसको हम कहेंगे जोना पेलुसिडा। एक और एडिशनल लेयर जिसको हम नाम देंगे जोना पेलुसिडा। तो हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया, ये बीच वाली एंट्रम, दिस इज जोना, पिंक से मार्क करती हूँ, सॉरी, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो होती है ये बहुत एक फंक्शनल रोल प्ले करती है इन प्रोटेक्शन ऑफ द ओवम। एंड ये बनी किसकी होती है बेटा जी? ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। तो जोना पेलुसिडा इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट सर्व्स इन प्रोटेक्शन एज वेल एज इट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये हो गया एंट्रम, इसके बाहर हो गई फॉलिकुलर सेल्स। ये है बीच वाला जो हिस्सा है, ये अगेन ये सेम ही चीज चल रही है, ये oocyte ही है, तो अब मैं बार बार चलो मार्क कर ही देती हूँ फिर भी। और ये आपकी थीका, ठीक है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, दोनों ही चीजें हैं। तो अंदर एक और पतला सा लेयर बना दो, दैट इज थीका इंटरना, और बाहर वाली जो लेयर है दैट इज थीका एक्सटर्ना। क्लियर है ये चीज? ये पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है, ये स्ट्रक्चर होता है आपका ग्राफियन फॉलिकल का, ग्राफियन फॉलिकल का, ठीक है। सो ग्राफियन फॉलिकल जो है बहुत ही ज्यादा मेच्योर फेज है,
ऐसा समझ लो। अब ग्राफियन फॉलिकल जो है ये सिर्फ LH की प्रेजेंस में टूटता है, और किस तरीके से टूटता है वो भी देख लीजिए। जब LH की प्रेजेंस आती है तो उस टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। और किस तरीके से ब्रेक होता है बेटा, एक तो ये बनाएगा सेकेंडरी oocyte थोड़े बहुत फॉलिकल के साथ, ठीक है, सेकेंडरी oocyte इसके पास रहता ही है थोड़े बहुत फॉलिकल के साथ। एक ये बनाता है येलोइश कलर बॉडी जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। तो हुआ क्या कि ग्राफियन फॉलिकल अगर ब्रेक होगा तो वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ LH, ये चीज याद रखिएगा। तो FSH की फॉर्म में, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के टाइम पे FSH क्या करता है बेटा जी, फॉलिकल बनाएगा, पर LH जो होगा वो उस फॉलिकल को तोड़ने का काम करेगा, ब्रेक करने का काम करेगा, ठीक है। तो हुआ क्या, इस कहानी को एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं वापस। यहाँ पे दो साइकिल चलती है oocyte के अंदर, अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी जो आपकी NCERTs में गिवन है, ठीक है। दो साइड, पहली साइकिल जो चलेगी वो चलेगी आपकी oocyte फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, और दूसरी चलेगी फॉलिकुलर किस तरीके से डेवलप होता है। तो पहला oocyte किस तरीके से डेवलप होता है बेटा, oogonia है, ठीक है। oogonia बिफोर बर्थ ही एक फीमेल बेबी फीमेल की ओवरीज के अंदर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो oogonia कितने होते हैं, 2 to 5 लाख ओगोनियास होते हैं, एग्स एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो कि बिफोर बर्थ ही एक फीमेल के अंदर डेवलप हो जाते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक। फिर उसके बाद वो फॉर्म करेगा प्राइमरी oocyte बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करेगा बेटा जी, प्राइमरी oocyte फॉर्म करेगा। प्राइमरी oocyte जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, क्यों, क्योंकि अब होना है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन किस तरीके से होगा, एक तो बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि जिसपे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज वेरी मच रिड्यूस्ड, और एक बनेगी थोड़ी बड़ी यानी कि सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte इज वेरी एसेंशियल। सेकेंडरी oocyte, अच्छा ये जो प्रोसेस है डिवीजन का ये स्टार्ट होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। तो प्यूबर्टी वाले टाइम पे एग्स बचे कितने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 से 5 तो बर्थ वाले टाइम पे हैं, इस प्यूबर्टी वाले टाइम कितने बचेंगे, तो इस टाइम पे अप्रॉक्स 50 to 60,000 जो है एग्स बचे होते हैं इन फीमेल्स, ठीक है। उसमें से भी जो प्राइमरी oocyte जो है सेकेंडरी oocyte फॉर्म करेगा, तो हर मंथ सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंडरी oocyte जब बनेगा तो सेकेंडरी oocyte बनता है बाय meiosis 1। meiosis 1 के थ्रू सेकेंडरी oocyte, अगर ये सेकेंडरी oocyte को उस समय पे अगर फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है फर्टिलाइजेशन अगर इसको फर्दर कंप्लीट करना है तो फर्टिलाइजेशन के लिए इट इज नेसेसरी कि सेकेंडरी oocyte भी डिवाइड करे, ठीक है, बाय अगेन meiosis 2। meiosis 1 हुआ था, यहाँ meiosis 2 होगा। meiosis 2 जब होगा तो हमारे पास सेकेंड पोलर बॉडी और एक सेल जिसको हम कहते हैं ओवम, वो बन जाएगी। ओवम इज अ हैप्लॉइड सेल, ओवम एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो ये सेकेंडरी oocyte ही जो है ये आगे फीमेल बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये फॉलिकल्स एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, oocytes एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ ये इंटरनल oocyte की, तो ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के अराउंड जो है ये फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फॉलिकल्स डेवलप होना यानी ये क्या बनाएगा बेटा जी, आपका प्राइमरी फॉलिकल, ठीक। प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद आएगा आपके पास FSH की हेल्प से फॉलिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। फॉलिकल्स आर व्हाट, योर प्रोटेक्टिव लेयर्स। फॉलिकल्स जैसे ही एक बार इंक्रीज हो जाते हैं तो उसके सराउंड एक और लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं थीका, ठीक है। तो थीका लेयर इज अगेन अ प्रोटेक्टिव लेयर, और ये बन जाती है फॉलिकल्स के अराउंड, और इस टाइम पे इस फॉलिकल को कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर। चलिए अब इसके अगला देखते हैं। तो टर्शरी फॉलिकल को मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाया, तो सेकेंडरी फॉलिकल तक आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल और डेवलप करता है टू फॉर्म दी टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल वाले टाइम तक यहाँ पे जो है प्राइमरी oocyte ही रहता है। अब प्राइमरी oocyte क्या करेगा बेटा जी, आगे फर्दर और डिविजन करेगा एंड विल फॉर्म दी सेकेंडरी oocyte। तो हमने यहाँ देखा ही था कि यहाँ देखिए प्राइमरी oocyte जो है वो डिवाइड करके बनाएगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड रहेगा कंटेंट के अंदर, और ये आगे ओवम बनाएगा वो भी हैप्लॉइड ही रहेगा। पर अगर मैं बात करती हूँ
पर अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल की, तो यहाँ तक प्राइमरी oocyte ही रहता है। इसके बाद जो आ जाता है oocyte, वो होगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ जो oocyte होगा ये सेकेंडरी oocyte होगा, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। बेसिकली टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इसी टाइम पे हम कह देते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कई बार जो है बच्चे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके। प्लीज इतना ज्यादा स्पेसिफाइड जो है इसकी लर्निंग मत करो। तुम्हें समझ में आ रहा है तो उसको नॉर्मल तरीके से समझते जाओ, कंटिन्यू करते जाओ। चलिए, अगला आता है सेंटर में कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को बोला जाता है एंट्रम। थीका जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मेन बेसिक चीजें समझो। थीका जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ग्राफियन फॉलिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफियन फॉलिकल को तुम्हें पूरा समझना है। ग्राफियन फॉलिकल में थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एंट्रम का साइज बड़ा हो जाना, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप लोग इनके पास में पॉइंट्स भी बना के लिख सकते हो। एंट्रम का बड़ा हो जाना, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन, सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर जिसको हम कहते हैं जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को ही स्पर्म जो है वो ब्रेक करता है और यही लेयर प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या होता है? पॉलीस्पर्मी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म, क्योंकि मिलियंस में स्पर्म रिलीज हो रहे हैं ड्यूरिंग वन सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अभी हमने इससे पहले वाले ही लेक्चर में शायद हमने पढ़ा है 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं इन दी वेजाइना। तो अब 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो होंगे, मान लो इनमें से आधे जो होते हैं उनका परफेक्ट शेप ही नहीं होता। ठीक है, तो वो तो पहले ही रिड्यूस हो गए। नेक्स्ट जो आते हैं, मान लीजिए 100 भी अगर आते हैं और ट्रैवल करते करते जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अगर आप लोग याद करें तो जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है दैट इज एम्प्यूला, तो एम्प्यूला तक पहुंचते पहुंचते मान लो अगर 50 भी बचते हैं तो उन 50 में भी अगर आप देखें तो 50 के 50 फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक स्पर्म कर सकता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक स्पर्म अगर कर सकता है तो उस बाकी के स्पर्म्स को ब्लॉक करने का काम कौन करेगा? वो काम करती है जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द पॉलीस्पर्मी। also helps in preventing the polyspermy। ठीक है, तो ये पॉलीस्पर्मी भी प्रिवेंट करती है, यानी ये सिर्फ एक ही स्पर्म को एंटर होने देगी। तो एक्रोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है और वो एक्रोसोम एंजाइमेटिक रिएक्शंस के कारण इस जोना पेलुसिडा को यू कैन से इसको क्रॉस कर सकता है, जोना पेलुसिडा को क्रॉस कर सकता है और फिर फर्टिलाइज हो सकता है इस ओवम से। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब। ठीक है, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन तो ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो जाता है एंड इट रिलीजेस सेकेंडरी oocyte और इट रिलीजेस अ फ्लूइडी स्ट्रक्चर, येलोइश स्ट्रक्चर दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है ये चीज? चलिए, यहाँ एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एक प्रोसेस और होता है जिसके अंदर ये वाला जो प्रोसेस है ये काफी येलो येलो हो गया, तो मैं इसको let me change the color to the parrot green। ये भी है, ऐसा वाला पेपर देते हैं। ठीक है, ओए चलिए, इस टाइम पे इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते बेटा? इस प्रोसेस को जब ग्राफियन फॉलिकल व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन एंड ग्राफियन फॉलिकल जस्ट ब्रेक्स इनटू सेकेंडरी oocyte एंड रिलीजेस कॉर्पस ल्यूटियम, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन। तो हुआ क्या? व्हाट इज ओव्यूलेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और डिवाइडिंग of this graphian follicle to form
क्या बनाता है बेटा? ये बनाएगा आपके पास सेकेंडरी oocyte एंड व्हाट? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम और सेकेंडरी oocyte बनाने वाले टाइम पे इस प्रोसेस को मतलब बेसिकली हम नाम दे देते हैं ओव्यूलेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब। चलिए अब इसके अगला पढ़ते हैं। चलिए अब इसका अगला हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्या क्या बात बोलता है ये। और ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है ना, स्ट्रक्चर को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी पूरी तरीके से, ठीक है। सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक बार वापस इसको पढ़ते हैं, है ना। इसको स्टार्ट, हालांकि हमने स्टार्टिंग में कर दिया है, पर एक बार वापस इसको अब तुमको और अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले वाली प्रोसेस तो समझ में आई गया है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ ओवम है, इस प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में शुरू हो जाता है oogenesis, द स्टेज वेयर कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गेमीट्स द मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फेटल ओवरी। अभी भी हम ओवरी को क्या बोल रहे हैं बेटा जी? फेटल ओवरी बोल रहे हैं, मेच्योर ओवरी अभी तक है ही नहीं, ठीक है। No more oogonia are formed or added after birth. These cells starts to divide and enter into prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested at this stage. It is called primary oocyte. Primary oocyte पे एक बार ही आती है और primary oocyte पे temporarily arrest हो जाती है, temporarily you can say stop हो जाता है इनका formation, ठीक है, आगे further divide नहीं करती। तो ड्यूरिंग बर्थ जो है ये सारी ही oogoनियाज, जितने oogoनियाज है सारे के सारे एक स्पेसिफिक टाइम पे आके स्टॉप हो जाते हैं टेम्पररीली। इनका जो नेक्स्ट डिवीजन है वो एक बार को ब्लॉक हो जाता है। Each primary follicle oocyte then is surrounded by a layer of granulosa cell. It is called primary follicle. अब हर बार अब जैसे क्या होगा, इस फॉलिकल जो oocyte है, oocyte के अराउंड क्या बन जाएगा बेटा? फॉलिकल्स, फॉलिकल की लेयर। और फॉलिकल की लेयर को हम क्या कहते हैं? कौन सी सेल्स है उसके अंदर? ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स जो है सराउंड कर जाएगी उस फॉलिकल को, और उस टाइम पे हम उस फॉलिकल को नाम दे देंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर? A number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty only 60 to 80,000 primary follicles are present. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 2 से 5 लाख कब है? बर्थ वाले टाइम पे, ठीक है, बिफोर बर्थ कह लो, है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज कह लो। अगर मैं बात करती हूँ प्राइमरी फॉलिकल जब डिवाइड होगा तब वो कितने होगा? तो 60 to 80,000, ठीक है, ये चीज याद रखना। 60 to 80,000 primary follicles are present है and are left in each ovary. These primary follicle get surrounded by more layer of granulosa cell and a new theca layer and called secondary follicle. अब एक theca layer का डेवलपमेंट हो जाना, ये सारी वही चीजें हैं बेटा जो हमने बनाई है, सारी वही चीजें जो हमने बना दी है, बस आपको एनसीईआरटी के हिसाब से मैं पढ़ा रही, ठीक है। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि फॉलिकल बन जाता है। फॉलिकल जब बनेगा, इसको भी देखते रहो उसको भी देखते रहो। फॉलिकल जब बन जाएगा तो फॉलिकल के अराउंड oocyte जब बन जाएगा तो उसके अराउंड फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाएगा और उसको हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल और डेवलप होगा और ज्यादा फॉलिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ FSH, तो उसके बाहर एक और लेयर डेवलप हो जाएगी कॉल्ड थीका लेयर, ठीक है। चलिए द सेकेंडरी फॉलिकल, अब बात आ जाती है सेकेंडरी फॉलिकल की। Secondary follicle soon transform into tertiary follicle, which is characterized by a fluid cavity called antrum. Antrum पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है and it is important. Antrum क्या हो जाता है बेटा जी? थर्ड यानी tertiary follicle के अंदर भी antrum का प्रेजेंस दिखता है और ये antrum और ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है in the Graafian follicle, याद रखिएगा। Okay, so it is a fluid filled cavity. Theca layer is organized into the inner theca and the external, यानी theca externa and theca interna. तो थीका एक्सटर्ना में डेवलप हो जाना और थीका इंटरना में डेवलप हो जाती है ये। It is important to draw your attention that at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. अब यहाँ होगा first meiotic division, it is an unequal division. अब हमने अभी देखा ही था कि कैसा division है बेटा जी, ये unequal division है, resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte in tiny first polar body.
फर्स्ट पोलर बॉडी बहुत ज्यादा कंसाइज्ड होती है, जबकि क्रोमोसोम के नंबर उसमें कम नहीं है, उसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म की कमी है, और वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो है वो यूज अप कर लिया जाता है बाय द सेकेंडरी। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंडरी oocyte retains the bulk of nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantage of this? अब भाई एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि उससे आगे जाके ओवम बनाना है, और ओवम ही हमारा मेल फीमेल गेमीट है। तो अगर ओवम को सबसे ज्यादा नरिशमेंट चाहिए ना, इस टाइम पे मैं प्राइमरी बॉडी को नरिशमेंट देके, उस साइटोप्लाज्म देके क्यों साइटोप्लाज्म कंटेंट वेस्ट करूं? ठीक है, लॉजिकल बात तो यही है ना कि भाई जो चीज आगे जाके जाइगोट बनाएगी उसको ज्यादा नरिशमेंट दिया जाए, इसीलिए सेकेंडरी जो सेकेंडरी oocyte होता है उसको ज्यादा, आप कह सकते हो, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मिलता है। Does the first polar body born out of first meiotic division डिवाइड फर्दर और डीजेनरेट? बेटा जी ये जो है फर्दर डीजेनरेट हो जाती है, डिवाइड नहीं करती। पोलर बॉडी जो है अगर बन जाती है तो वो आगे जाके जो है डीजेनरेट हो जाएगी, डिवाइड फर्दर नहीं करेगी। At present we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into, अब बात आ जाती है टर्शरी फॉलिकल की, which develops and changes into mature follicle called Graafian follicle. A very important thing which you have to remember this thing. What is a Graafian follicle? जब tertiary और ज्यादा develop कर जाए and it forms a more complex and एक थोड़ा सा और mature phase, and that is your Graafian follicle. Secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida. Zona pellucida पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। सराउंडिंग इट, सेकेंडरी लेयर के ऊपर क्या डेवलप हो गया है बेटा जी? जोना पेलिसिडा। सुनना अभी ध्यान से, जोना पेलिसिडा कई जगह पे तुमको ऐसा मिलेगा कि ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर बन जाता है। ठीक है, चीज गलत नहीं है। जोना पेलिसिडा विजिबल, क्लियरली विजिबल होना और बनने में फर्क है। ठीक है, जोना पेलिसिडा का फॉर्मेशन जो है ये टर्शरी फॉलिकल वाले टाइम पे डेवलप होना शुरू हो जाता है, पर क्लियरली और डिस्टिंक्टली विजिबल होना जोना पेलिसिडा का ये हमको दिखता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो अगर तुमको कोई ये बोलता है कि भाई टर्शरी फॉलिकल में जोना पेलिसिडा की प्रेजेंस है, ये ऑफ कोर्स है, पर विजिबिलिटी क्लियर और एनसीईआरटी में जोना पेलिसिडा कब दी है तो वो होगी ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है, ये चीज दिमाग में रखना। चलो आगे। The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte. अरे भाई पेन। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा बेटा जी? रप्चर करेगा टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, ओवम जिसको हम कहते हैं, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। कौन सा प्रोसेस है? जब ये ग्राफियन फॉलिकल ओवम रिलीज कर देगा, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो हो क्या रहा है यहां से देख लो, ये एक ओवरी है पूरा, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज वन ओवरी। ठीक है, इस ओवरी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। कब? बिफोर बर्थ बहुत सारे सेल्स हैं, ये टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाते हैं और बना देते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स फर्दर फिर डिवाइड करते हैं, क्या बनाते हैं बेटा जी? सेकेंडरी फॉलिकल, है ना। सेकेंडरी फॉलिकल आगे आगे डिवाइड करता है टर्शरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम। ठीक है, एंट्रम फॉर्म हो जाता है। थीका लेयर तो पहले ही बन चुकी थी, टर्शरी के अंदर ये थीका लेयर, थीका एक्सटर्ना इंटरना में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब यहां ध्यान से देखना सॉरी, यहाँ पे ये थीका एंट्रम जो है वो और ज्यादा बड़ा हो गया, है ना। यहाँ इतना सा एंट्रम था, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यहाँ बढ़ गया, तो ये हो गया अपने पास ग्राफियन फॉलिकल। सो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एंट्रम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एंट्रम का साइज बढ़ गया। अब इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देंगे भाई? ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर ये ग्राफियन फॉलिकल, बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, हमारा वो हाइलाइटर वाला कलर खो गया, इसलिए आते हैं if no fertilization, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी? यहां तुम देख रहे हो ये ओवम रिलीज हो गया, ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज हो गया, तो ओवम एक जगह रिलीज हो जाएगा, एक जगह कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज हो जाएगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है।
ठीक है ना। ये इस तरीके से दो पार्ट्स में डिविजन दिखा रहा है और इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं ओव्यूलेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ग्राफियन फॉलिकल ओवम और कॉर्पस ल्यूटियम में डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे एक ओवम रिलीज हो गया है, एक जो है कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज हो गया है। कॉर्पस ल्यूटियम येलोइश कलर की बॉडी होती है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। फिर वापस आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। कैन यू आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? भाई अब बता सकते हो क्या मेजर डिफरेंस है? बहुत है। पहली बात तो ये कि oogenesis बिफोर बर्थ शुरू हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आफ्टर बर्थ भी नहीं, प्यूबर्टी वाले टाइम पे शुरू हो रहा है, ठीक है। oogenesis के अंदर हमको क्या दिखता है? ओव्यूलेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस में ओव्यूलेशन दिखता है? नहीं दिखता। तो ये काफी सारे डिफरेंसेस हैं। यू कैन डिफरेंशिएट बाय यूजिंग जो है, आप आराम से स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, लो इसने भी करके दिया है, तुम भी ऐसा बना सकते हो डिविजन, तुम लैंग्वेज भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है। चलो भाई इसका डायग्राम देख लेते हैं। प्यूबर्टी वाले टाइम पे क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ प्यूबर्टी ये दिखा रहा है। डिफरेंस देख लो, यही डिफरेंस आ रहा है ना। यहाँ पे शुरुआत ही बर्थ से हो रही है। फेटल लाइफ यानी अभी तक बेचारी जो फीमेल है, फीमेल बेबी उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, ठीक है, और तभी से उगोनियास जो हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो तभी से उगोनिया फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, फिर बनेगा प्राइमरी oocyte माइटोसिस से। माइटोसिस के बाद जो है ये सेकेंडरी oocyte डेवलप होगा, और सेकेंडरी oocyte सी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगा तो oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte सिर्फ तभी डेवलप करेगा एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम, ठीक है। व्हाट इज एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ? इट इज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहे हैं ना सारी बात? तो ये पहला अपने पास डिफरेंस आ जाता है। अब आ जाते हैं मेल पे। तो मेल में है प्यूबर्टी से स्टार्ट है भाई, स्पर्मेटोगोनिया हमने सबसे पहले देखा था, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से ही डिवाइड हो रहा है। तो कुछ सिमिलैरिटीज भी है। सी अगर मैं डिफरेंसेस निकाल सकती हूँ तो देयर आर सम सिमिलैरिटीज एज वेल, तो मैं सिमिलैरिटीज भी दिखा सकती हूँ इसके अंदर। पहला डिविजन इज माइटोसिस, सेकेंड डिविजन इज मियोसिस। दोनों ही हेप्लॉइड सेल्स में रहेंगी क्योंकि गेमीट्स हेप्लॉइड्स होते हैं, है ना। तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी तुमको दिखने वाली है। अगला आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। जब माइटोसिस होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और डिवाइड करता है टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लेटर ऑन फॉर्म्स द स्पर्मेटिड्स, और फिर बनेगा बेटा जी स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ एक को, स्पर्म्स आर मल्टीपल, ठीक है। स्पर्मिएशन प्रोसेसेस याद रखना है ना, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ये कुछ कुछ प्रोसेसेस है जो तुमको याद रखने। याद दिला देती हूँ, स्पर्मिएशन जिसपे सर्टोरी सेल से स्पर्म रिलीज होता है, और स्पर्मियोजेनेसिस यानी इस सॉरी इस स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का फॉर्मेशन है स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? चलिए अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ क्रोमोसोम के नंबर पे भी थोड़ा ध्यान दे लो। क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे डिप्लॉइड स्टेज है, जबकि यहाँ 2n स्टेज है बेटा, है ना। 2n स्टेज है या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहे हैं। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा सेकेंडरी वाली लाइन पे जब हम आते जाएंगे ना, हमारे पास हेप्लॉइड नंबर ऑफ गेमीट्स बचते जाएंगे 23। तो हेप्लॉइड नंबर ऑफ गेमीट होता जा रहा है, यानी स्टार्टिंग अगर हम देखें तो स्टार्ट जो चीज हो रही है, ये पूरा प्रोसेस oogenesis का या स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टार्टिंग प्रोसेस, इनिशिएटिव प्रोसेस इज फ्रॉम डिप्लॉइड सेल, और ये आगे जाके हेप्लॉइड बन जाता है क्योंकि गेमीट्स हैज टू बी इन हेप्लॉइड मैनर और हैज टू बी हेप्लॉइड। तो फिर आ जाते हैं वापस हेप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, बट उससे पहले थोड़ा सा एक इनका फ्लो चार्ट ये चीज का देख लो कि इसके अंदर किस तरीके से जो हार्मोनल चीजें हैं, जो हार्मोनल बैलेंस है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। सबसे पहला तो हाइपोथैलेमस ही होगा बेटा। तो सबसे पहला हाइपोथैलेमस होता है जो कि
GnRH रिलीज करेगा, जैसा कि हमने मेल्स के अंदर पढ़ा था, फीमेल्स में भी सेम ऐसा ही होगा। GnRH एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे, इंटीरियर पिट्यूटरी पे जैसे ही एक्ट करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करती है। ये अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आएगा, बट अगर तुम यहां पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए वहां पे समझना इजी हो जाएगा। ये दो हार्मोन्स रिलीज करेगी, एक तो होगा FSH, एक होगा LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH। मेल्स के अंदर LHS को ICSH भी बोलते हैं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस, ठीक है। तो मेल्स के अंदर मैंने वैसे लिखवाया भी था, जिसको याद नहीं है प्लीज एक बार वहां लिख भी लें, ठीक। LH और FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो बेसिकली इसका काम भी क्या रहेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना ही रहेगा। तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट ही करेगी, तो इसका यही काम रहने वाला है। LH का अभी हम काम समझते हैं, बट इससे पहले ये समझ लो कि फॉलिकल्स अगर जाग गए तो ये एस्ट्रोजन को जगा देंगे। और एस्ट्रोजन क्या कर सकता है बेटा जी, एस्ट्रोजन डालता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन डालता है पॉजिटिव फीडबैक फॉर LH। सुनना अभी ध्यान से बात, LH के लिए पॉजिटिव फीडबैक देना कि भाई LH तुम्हारी बॉडी के अंदर कम है, LH बनाओ, LH बनाओ। LH का काम क्या आएगा, LH काम करता है ओव्यूलेशन में, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल पूरा डेवलप हो गया, ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही पूरा डेवलप हो जाता है तो एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और इन फॉलिकल्स के थ्रू ही एस्ट्रोजन रिलीज होगा। और एस्ट्रोजन जाके क्या बोल देगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को क्या बोल देगा ये, कि भाई तुम्हें याद नहीं है ओव्यूलेशन करवाना है, याद करवाता है ये कि तुम्हें याद नहीं है ओव्यूलेशन करवाना है, पॉजिटिव फीडबैक दो, LH को पॉजिटिव फीडबैक दो। क्यों, क्योंकि LH क्या करने बैठा है, ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इज ब्रेकिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टू फॉर्म ब्रेकिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम एंड सेकेंडरी साइट। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ही ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन यानी क्या हो गया, मैं यहां ब्रैकेट में एक बार और लिख देती हूं, ग्राफियन ब्रेकिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल किसमें टूट रहा है, सेकेंडरी oocyte एंड कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये शांत नहीं बैठेगा, सुनना ध्यान से, ये शांत नहीं बैठेगा। ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, दो चीजें जो तुमने पहले भी पढ़ी हैं। क्या होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन भी तो एक हार्मोन ही है, भूल गए हैं, केमिकली वो खत्म हो गया चैप्टर, तो इसको भूल जाने का, ऐसा नहीं, भूलने नहीं देगा तुमको पूरा चैप्टर। तो केमिकल इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन वो इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है ताकि तुमको हार्मोन्स याद हो जाए। चलो अब बात आती है प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज हो गया। एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा, पॉजिटिव फीडबैक देता है LH को, ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक देता है ये इसको प्रोजेस्टेरोन FSH को। पर पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये दोनों को ही नेगेटिव फीडबैक देता है। तो इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू चलो भाई, बहुत बढ़िया बात बता दी। ये LH को नेगेटिव फीडबैक देगा, ये LH को पॉजिटिव फीडबैक देगा। अब बेचारा LH सर पकड़े कि क्या काम करना है ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, किस तरीके से काम करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में, थोड़ा सा एक मैं रिमाइंड करा दूं। नेगेटिव फीडबैक मतलब स्विच ऑफ करना, सिंपल सरल भाषा में समझो, स्विच ऑफ करना। स्विच ऑफ कर देते तो क्या हो जाता है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स रुक जाता है, ठीक है। कोई भी मशीन होगी, उस मशीन का तुम स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, पंखे का स्विच ऑफ कर दो, पंखा बंद, स्विच ऑन कर दो, पंखा चालू। यही प्रोसेस यहां भी होना है, ठीक है। जब एक बार फॉलिकल स्टिमुलेट होगा, अब फॉलिकल्स बन चुके हैं भाई, कितने फॉलिकल्स बनाओगे FSH, बस कर जाओ, तो उसको रोकना भी तो है। तो रोकने का काम, अब रोकने का काम कौन करेगा, ये देता है। यहाँ पे एक और चीज ये भी लिख लो, नेगेटिव फीडबैक ये FSH को भी देता है।
तो नेगेटिव फीडबैक टू FSH। तो FSH को रोकने का काम भी बस, ठीक है, अब हो गया, बहुत फॉलिकल्स बन चुके हैं, तो नेगेटिव फीडबैक कौन देगा इसको? एस्ट्रोजन। ठीक है, दूसरा काम क्या कि अब फॉलिकल्स तो रुक गए, फॉलिकल का तो ब्रेक, फॉलिकल बन तो गए, अब मुझे करवाना है इन फॉलिकल का ब्रेकडाउन। अब फॉलिकल का ब्रेकडाउन करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव फीडबैक देना पड़ेगा। कौन, किसको दूं पॉजिटिव फीडबैक? LH को। LH काम क्या करवाएगा? ओव्यूलेशन। LH ब्रेक डाउन करवाएगा, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ेगा। ठीक है, तो अगर तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो LH मेंटेन हो जाता है, LH मेंटेन हो जाता है HCG के कारण। अभी आगे पढ़ोगे तुम लोग इसको। LH बेसिकली मेंटेन कर लिया जाता है बाय ओवरीज, और HCG जो एक हार्मोन है, अगेन अ वेरी क्रूशियल हार्मोन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसके थ्रू ये टिल प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है। पर अगर, क्योंकि प्रेगनेंसी जो होगी वो एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है, ठीक है, फिर उसके बाद वापस जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है फीमेल के अंदर, तो उस टाइम पे क्या है, ये LH जो है वो वापस ओव्यूलेशन करवाने लग जाता है। ओव्यूलेशन यानी अगेन देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एक बार जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, साइकिल देखो वापस शुरू हो रही है। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बन गया, इसने रिलीज किया प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा FSH का, और नेगेटिव ही फीडबैक देगा LH का कि भाई बस कर जाओ। LH भी रुक जाएगा और FSH भी रुक जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? तो ये पूरी एक साइकिल है, हार्मोनल साइकिल, जो स्विच ऑन स्विच ऑफ से चल सकती है। क्लियर? चलिए, तो अब आगे हम समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नाउ व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल? मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आप लोगों ने कॉमन टर्म्स पे अगर मैं इसको कहूँ तो इसको पीरियड्स बोला जाता है। आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, और जो फीमेल्स हैं उन्होंने ये चीज फेस भी की होगी। तो पीरियड्स बेसिकली मंथली साइकिल भी इसको कहते हैं, मंथली साइकिल, जिसमें जो है 3 से 4 या 5 दिन तक फीमेल्स जो है उनको ब्लीड होता है, यानी ब्लीडिंग होती है, जिसमें अभी क्या क्या प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं, क्यों वो चीज होती है, ये मंथली साइकिल है। एवरी मंथ क्यों हो रहा है, अभी आपने जान लिया कि मंथ के अंदर जो है पूरा यूट्रस डेवलप हो जाता है। किस लिए डेवलप हो जाता है बेटा जी? यूट्रस की जो इनर लेनिंग है ना, देखना, सुनना इस बात को ध्यान से। यूट्रस जो है, मैं ये पूरा यहाँ पे ये इस तरीके से यूट्रस लाइनिंग रहती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है ये चीज, है ना, ये यूट्रस लाइनिंग होती है पूरी। ये पूरी ब्लड एम्बेडेड रहती है, पूरे में ब्लड रहता है, ठीक है। ये ब्लड क्यों है? क्योंकि ये ब्लड जो होगा बेटा क्या काम करेगा? ये ब्लड, अरे चलिए, ये ब्लड क्या काम करता है? ये डेवलपिंग फीटस जो है बेसिकली उसको हेल्प करेगा। तो ये पूरी इनर लाइनिंग होगी, ठीक है। इसके साइड में ओवरीज, अब ओवरीज जो है वो हर मंथ एक एग फॉर्म कर रही है। एवरी मंथ ओवरी में एग फॉर्म हो रहा है, कोई भी, लेफ्ट राइट कोई भी, एवरी मंथ एक एग फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये एक एग हमने पढ़ लिया है कि ये जो है ये है ओविडक्ट, और फेलोपियन ट्यूब भी इसको बोला जाता है। इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सबसे पहले उसको कलेक्ट करेंगे। अब मैं इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाने, वापस नहीं बनाने बैठी, आपको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो एग है ये जब ट्रेवल करेगा यहाँ तक, और यहाँ पे अगर ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं एम्प्यूला। Ampulla is the site where fertilization actually is being completed, or it serves as the site of completion of fertilization. Clear? So ampulla वो वाला रीजन है जहां फर्टिलाइजेशन होगा। अगर
फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर ये जो यूट्रस की लाइनिंग है यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है एग यानी जाइगोट का। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है जाइगोट का अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा? अब यूट्रस ने क्या कर लिया ना, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। यूट्रस हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है। जब एग बन रहा है तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि भाई नया न्यू बॉर्न बेबी जो है वो फीटस जो है वो उसमें डेवलप होगा। तो यूट्रस जो है अपनी 3 लाइनिंग को डेवलप कर लेता है। यूट्रस की 3 लाइनिंग कौन सी थी बेटा जी? सबसे बाहर वाली, जिसको हमें रुको बना देती हूँ, सबसे बाहर वाली पेरीमीट्रियम, बीच वाली मायोमीट्रियम। ये काम तब आएंगी जब कॉन्ट्रैक्शन करवाना है ना, लेबर वाले टाइम पे ये तब काम आएंगी। अभी अंदर की तरफ प्रिपरेशन किसने कर ली है? लाइनिंग बना के, ब्लड की लाइनिंग बना के एंडोमीट्रियम ने। अब सुनना ध्यान से, एंडोमीट्रियम इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो ये अंदर ही अंदर वाली लाइन है यूट्रस की। ये अपने आप को पूरा ब्लड से एम्बेडेड कर लेती है और ब्लड से एम्बेडेड बहुत कुशनी हो जाती है ताकि जो डेवलपिंग फीटस है उसको बहुत अच्छी ग्रो करवा सके, उसको बहुत अच्छा डेवलपमेंट प्रोवाइड करा सके। क्लियर? अब ये इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है, पर अगर मान लो यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ इम्प्लांटेशन होगा, जो बेबी है वो डेवलप कर जाएगा, तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। पर अगर इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? तब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? ये स्ट्रक्चर जो रहेगा, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि ग्राफियन फॉलिकल ओवम में सिर्फ तब कन्वर्ट होगा जब वो फर्टिलाइज होगा, है ना। अभी फर्टिलाइजेशन है ही नहीं, देयर इज नो स्पर्म विच इज ट्रैवलिंग, तो स्पर्म है ही नहीं, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे ये ग्राफियन फॉलिकल 2 पार्ट्स पे ब्रेक हो जाएगा विद द प्रेजेंस ऑफ LH, इन द प्रेजेंस ऑफ LH, एंड इट विल फॉर्म सेकेंडरी oocyte एज वेल एज दी कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा और सेकेंडरी oocyte में ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, अब क्या है यहाँ पे, ये जो इनर वॉल है, यूट्रीन इनर वॉल है, एंडोमीट्रियम जो है, इसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था, ठीक है, फॉर डेवलपिंग फीटस। पर फीटस तो आया ही नहीं, फीटस तो बना ही नहीं। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो सेकेंडरी oocyte है वो प्लस ये जो इनर वॉल है, ये दोनों ही चीजें थ्रू वेजाइना फीमेल की बॉडी से रिलीज आउट हो जाती है, शेड आउट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो सेकेंडरी oocyte प्लस ये जो इनर वॉल है यूट्रस की, ठीक है, जो डेवलप हुई थी, जो कुशनी सब्सटेंस की बनी हुई थी, पर अब ये रिलीज आउट हो जाती है। क्लियर? और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मंथली साइकिल और मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। ये हर प्राइमेट्स के अंदर होता है। सो एवरी प्राइमेट्स हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फीमेल प्राइमेट्स हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ब्लीडिंग होना, इसको हम कहते हैं मेंसेस। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, जैसे कि मंकीज हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखिए बेटा, फीमेल प्राइमेट्स के अंदर कितनी सारी चीजें सेम है। मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंस सेम है फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो प्रोसेस है वो सेम है, तो यहाँ सिमिलैरिटीज काफी है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड मीनार्क। मीनार्क कहा जाता है फर्स्ट मेंसेस को, यानी फर्स्ट टाइम जब एक फीमेल ब्लीड करती है या फर्स्ट टाइम जब एक सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं मीनार्क। In human females, menstruation is repeated at the average interval of about 28 to 29 days. ये जो पूरी साइकिल है, यानी एक एग का फॉर्मेशन है ना, और ये एक एग का फॉर्मेशन हर 29 या 28 डेज में कंप्लीट होता है इन फीमेल्स। ओके, now event starting from one menstruation till the next one is called the menstruation cycle। भाई एक menstruation शुरू होना फिर पूरा कंप्लीट होके वापस उसी जगह आना, इसको हम कहते हैं एक साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड और इसको हम कहेंगे ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ टेक्स्ट ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल, भाई एक ओवम रिलीज होगा, है ना, एक ही ओवम में कहे जा रही हूं, एक एग बनता है। ठीक है, एक ही एग बनेगा एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो। ठीक, चलिए, मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल
अब इसको डायग्राम से समझते हैं। चलिए, इस डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए, यहाँ पे आ रहे हैं डेज, है ना। यहाँ इन्होंने एक अप्रोक्सीमेट डेटा लिया है, 28 to 29 डेज का एक डेटा है। इसके साथ अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखूं तो ये है यूट्राइन इवेंट्स, यानी यूट्रीन वॉल, यूट्राइन इवेंट्स या यूट्रीन वॉल है। अब तुम ये देखो, यहाँ पे थिन 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 बहुत पतली यूट्राइन वॉल है, धीरे धीरे जाती जाती ये थिक यूट्राइन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जो एंडोमीट्रियम की लेयर है वो इनिशियल डेज पे बहुत पतली होती है, धीरे धीरे वो जो है वो थिकर होती जाती है। जब उसको लगता है कि अब जो है सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, ओवम जो है वो डेवलप होगा, ओवम जो है वो फ्यूज होगा, फर्टिलाइज होगा विद द मेल गेमीन, तब वो क्या करती जाती है बेटा जी, जो यूट्रीन वॉल है वो थिकन होती जाएगी, उसमें ब्लड फिल होता जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं ओवेरियन हॉर्मोन्स, ये ओवेरियन हॉर्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसके ऊपर आ जाता है ओव्यूलरी इवेंट्स, यहाँ पे आपको ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर दिख जाएगा जो अभी तुम पढ़ चुके हो, है ना। ये डेवलपिंग फॉलिकल में आ जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये अब ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही टूटता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, सिंपल, ठीक। ऊपर इसकी ओर चलें तो पिट्यूटरी हार्मोन के रिलीज लेवल आ जाते हैं। अब सुनना ध्यान से, वापस ये बात याद कर लो कि अगर मैं बात करती हूं FSH LH की, FSH फॉलिकल्स बनवाने में हेल्प करेगा, LH ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी यही दोनों चीजें रिलीज कर रही है ना, अभी अभी अपन ने सीखा है। इंटीरियर पिट्यूटरी यही दोनों चीजें रिलीज करती है, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल्ड रहती है। FSH फॉलिकल रिलीज करेगा, फॉलिकल फॉर्म करेगा और ये ओव्यूलेशन करवाएगा। अब FSH जो फॉलिकल्स फॉर्म कर रहा है, इन फॉलिकल्स के थ्रू एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम कहेंगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि क्या करेगा बेटा जी, ये पॉजिटिव फीडबैक तो देगा LH को, नेगेटिव फीडबैक देगा FSH को। यही चीज थी, यही चीज लिखी थी मैंने, चाहे तो कंफर्म कर लो, यही चीज दी थी, पॉजिटिव फीडबैक LH को, नेगेटिव फीडबैक FSH को, यही यहां लिख रही हूं, पॉजिटिव फीडबैक LH को, नेगेटिव फीडबैक FSH को, ठीक है। ऑलरेडी बताया हुआ है ये चीज, इसीलिए मैं वहां पे बताई थी ताकि तुमको आराम से और समझ में आ जाए। यहां मैं एक और बार लिख रही हूं। अब ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा प्रोजेस्टेरोन। कौन रिलीज कराएगा प्रोजेस्टेरोन को, कॉर्पस ल्यूटियम, पहले कॉर्पस ल्यूटियम लिख लो। ओव्यूलेशन यानी एक तो सेकेंडरी oocyte का रिलीज हो जाना और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा बेटा जी, ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन क्या काम कर सकता है, ये दोनों को ही नेगेटिव फीडबैक देगा, दोनों को ही नेगेटिव फीडबैक देगा, क्लियर। तो ये नेगेटिव फीडबैक FSH को भी, नेगेटिव फीडबैक LH को भी, इसको कोई, यही काम है इसका, ठीक। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे देखो, अगर तुम ग्राफ को ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट 5 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुएशन के, इनको हम कहते हैं फर्स्ट 5 डेज, जब एक्चुअल में फीमेल जो है वो ब्लीड करती है फॉर 3 to 5 डेज, ओके। कई फीमेल्स को 5 से ज्यादा भी डेज होते हैं ब्लीडिंग, कई फीमेल्स को जो है कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फीमेल्स और डिफरेंट हार्मोनल लेवल ऑफ डिफरेंट फीमेल्स, पर अप्रॉक्स और 98% जो फीमेल्स हैं उनमें किस तरीके से होता है, तो इट इज फ्रॉम 1 to 5 जो डेज होते हैं, इनको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इस फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशनल फेज, ठीक है, जिस टाइम पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो यूट्रीन वॉल है, यूट्रीन वॉल में मेंसेस, मेंसेस इज व्हाट, ब्लीडिंग, तो इस टाइम पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, क्लियर। 5 डेज तक ब्लीडिंग लास्ट करती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो फॉर्म आएगा, अब इसके बाद क्या हुआ बेटा जी, रप्चर हो गया, पूरा यूट्रीन वॉल जो है पूरा क्लियर हो गया, फिनिश हो गया। अब उसके बाद एक और नया एग फॉर्म होगा, है ना, फॉलिकल बनेंगे, वापस फॉलिकल बन रहा है, वापस प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये पूरे फेज को हम क्या नाम दे देते हैं,
जब इतने सारे फॉलिकल बन ही रहे हैं तो यहां तक 13 तक इसको हम नाम दे देंगे फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, जिसके अंदर क्या चीज हो रही है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। अब इस फॉलिकल्स के फॉर्मेशन वाले टाइम पे अगर तुम हॉर्मोन्स को देखो तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन तो सिंपल है, प्रोजेस्टेरोन का भी कोई काम ही नहीं है, तो प्रोजेस्टेरोन अपना बेचारा नॉर्मल बैठा है। प्रोजेस्टेरोन एक्टिवेट ही तब होगा जब कॉर्पस ल्यूटियम आएगा, प्रोजेस्टेरोन एक्टिवेट ही तब होगा जब कॉर्पस ल्यूटियम आएगा, उससे पहले प्रोजेस्टेरोन शांत बैठा है। काम कौन आ रहा है, एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन भी कब एक्टिवेट होगा, फॉलिकुलर फेज में एक्टिवेट नहीं होगा। फॉलिकुलर फेज में देखो सारी चीजें सिंपल ही है, सिंपल ही चलेंगी। सारी चीजों का एक्टिवेशन कब होना शुरू होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा, ठीक है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल टूटा, ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा किसकी मदद से बेटा जी, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ने में कौन हेल्प करेगा, एलएच। एलएच किसके कौन एलएच को इंस्ट्रक्शन देगा, एलएच को इंस्ट्रक्शन कौन देने बैठा है यहाँ पे, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और एलएच का लेवल बढ़ाएगा। तो देखो एस्ट्रोजन बढ़ गया, जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ा वैसे ही एलएच का लेवल भी बढ़ गया। इसको हम कहते हैं एलएच सर्च, इसको हम कहते हैं एलएच सर्च। एलएच का लेवल बढ़ना, एकदम से बढ़ता है। एस्ट्रोजन जैसे ही रिलीज हुआ ना, फॉलिकल्स ने जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज किया, एलएच खट्टा से ऊपर जाएगा, खट्टा से नीचे आएगा, ठीक है। अब एलएच जैसे ही ऊपर गया, इसको हम कहेंगे एलएच सर्च। एलएच सर्च से होगा क्या, फायदा क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा दो पार्ट्स में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, क्लियर। अब जो हमारे पास बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, तो वो तो अलग कर दो। मेन जो चीज अब बनी है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम आगे फर्दर जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम आगे जैसे ही जाएगा तो ये बेटा जी कॉर्पस ल्यूटियम क्या एक्टिवेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक एफएसएच को, नेगेटिव फीडबैक एलएच को। चलो भाई देख लो, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन मार्केट में आ गया, प्रोजेस्टेरोन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो गया बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये सबको वापस शांत कर देगा, सब वापस शांत हो जाओ, और ये साइकिल वापस वैसी की वैसी रिपीट हो जाएगी, है ना। तो ये वापस नॉर्मल नॉर्मल चलने लग जाएगी। फिर वापस जो है 28 डेज के बाद वापस फर्स्ट से 5th डे अगेन मेंसेस, सब नॉर्मल चल रहा है। फिर एकदम से ओव्यूलेशन, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, वहां पे एलएच का लेवल बढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, और फिर ये सारी चीजें। अच्छा, फॉलिकल एफएसएच का कब बढ़ेगा, लेवल कब बढ़ना चाहिए एफएसएच का, बेटा जी एफएसएच का लेवल तो चल ही रहा है ना नॉर्मल। एफएसएच का लेवल तो तब बढ़ेगा ना जब उसमें फॉलिकल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एफएसएच क्या काम कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है ना। तो एफएसएच तब इंक्रीज होगा जब उसके अंदर फॉलिकल्स इंक्रीज करने की बात आई। क्लियर है ये चीज। तो ये पूरा जो प्रोसेस रहता है, दिस होल प्रोसेस इज बीइंग कंप्लीटेड एवरी मंथ इन अ फीमेल यूट्रस, और इस साइकिल को, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर। अब यहाँ एक चीज ये देखना कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये लास्ट में जाके कॉर्पस एल्बिकन्स में बन जाता है। कई बुक्स में तुमको दिखेगा ये वर्ड कॉर्पस एल्बिकन्स। वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो थोड़ा सा येलोइश कलर बॉडी है, कॉर्पस एल्बिकन्स उसका थोड़ा सा एक डेवलप्ड वर्ड, थोड़ा सा और यू कैन से थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड फेज, और वो आगे फर्दर डेवलप हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, जो कि व्हाइट कलर का फ्लूइड है, ठीक है। चलिए इसको रीड करते हैं। अब मेजर इवेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुएशन फेज। When the menstruation flow occur, it lasts for about 3 to 5 days. Menstruation flows result in breakdown of endometrial lining of uterus. Menstruation जब होगा endometrium lining break होगी. Blood vessels which forms the liquid that comes out through vagina. और इस टाइम पे जब मेंसेस होते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उस टाइम पे 3 to 5 डेज के लिए फीमेल जो है उसको ब्लीडिंग होती है, या फिर जो पूरा का पूरा यूट्रस की इनर लाइनिंग है वो पूरी रिलीज आउट होती है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि मेंस्ट्रुएशन सिर्फ तभी होगा जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। द लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी द इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी।
जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है सबसे पहला टेस्ट ही यही होता है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर उनको मेंसेस नहीं हो रहे दैट डू इंडिकेट्स एट सम पॉइंट कि वो प्रेगनेंसी होती है, बट इट इज नॉट द ओनली वे कि आप कोई भी फीमेल को प्रेग्नेंट कह सकते हैं। आजकल जो है कई बार स्ट्रेस होने के कारण फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फ्लो जो है वो चेंज हो सकता है। तो इट्स नॉट द ओनली वे टू डिसाइड टू कैरेक्टराइज इफ अ फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट, बट इट इज वन ऑफ द वे दैट इफ द फीमेल इज नॉट अंडरगोइंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल दैट कैन बी इंडिकेटिव ऑफ her being pregnant. However, it may also cause due to some other underlying causes, CI गया है, like stress, poor health, etc. The menstruation is followed by the follicular phase. During this phase, the primary follicles in the ovary grows to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerate through प्रोलिफरेशन, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज और फिर फॉलिकल फेज। These changes in the ovary and the uterus are induced by the change in the level of pituitary and ovarian hormone, the secretions of gonadotropin, जिनको हम कहते हैं LH and FSH, गोनाड्स के हॉर्मोन्स जो होते हैं ना FSH and LH, increase gradually during the follicular phase, simultaneously stimulates the follicular development as well as secretion of the estrogen by the growing follicle. अब LH and FSH दोनों ही पीक लेवल पे आ जाएंगे मिडिल ऑफ साइकिल में 14th डे के अराउंड, ठीक है। ये दोनों पीक कब हो जाता है बेटा, ओव्यूलेशन कब हो जाता है 14th डे पे, ओव्यूलेशन कब हो जाता है 14th डे पे, याद रखना ये चीज है ना। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induce the rupture of Graafian follicle, thereby the release of ovum, and this process is called ovulation. तो ovum release होना, इस process को हम ovulation कहते हैं, simple. The ovulation, the ovulatory phase जिसको हम बोलते हैं, is followed by the luteal phase, during which the remaining part of Graafian follicle transforms as corpus luteum. तो सारा का सारा जितना भी remaining part है वो सारा का सारा बन जाता है corpus luteum. Next, the corpus luteum secretes large amount of progesterone, which is essential for maintenance of endometrium. प्रोजेस्ट्रॉन बहुत ज्यादा एसेंशियल है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनाने के लिए, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन फीडबैक तो नेगेटिव ही दे रहा है पर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना, तो याद रखना। सच एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन एंड अदर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बढ़ना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन और पूरा यूट्रीन का डेवलपमेंट के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। During pregnancy, all the events of menstruation cycle stop. There is no menstruation. क्यों menstruation नहीं है? क्योंकि वहां पे fertilization हो गया है, zygote बन गया है और वो zygote implant भी हो चुका है। In the absence of fertilization, corpus luteum degenerates. This causes the degeneration of endometrium, leading to the menstruation, marking a new cycle. और ऐसे ही ये चीज continue, अगर pregnant नहीं होती है फीमेल तो वापस corpus luteum बन जाता है, and this marks the beginning of new cycle. In human beings, the menstruation cycle cease for around 50 age. भाई 50 age तक एक certain, जहां मैं बात कर रही थी कि एक certain limit तक जो है फीमेल वो oogenesis का प्रोसेस कह लो ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, दैट इज एक सर्टेन लिमिट तक। और वो लिमिट क्या है कि 50 इयर्स के अप्रॉक्स जो होता है हर फीमेल के अंदर ये चीज रहती है, और इसको हम टर्म देते हैं मेनोपॉज। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मेनार्क और ending of menstruation is menopause. The cycle menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between the menarche and menopause. तो ये जितना भी phases हैं ये menarche से शुरू होंगे menopause तक जाएंगे, क्लियर। तो ये एक साइक्लिक चेंजेस है जो कंप्लीट होते जाते हैं। यहाँ पे कुछ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन्स का लिखा हुआ है, एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का, कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑल द फीमेल्स शुड टेक केयर ऑफ देयर सैनिटाइजेशन। तो सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस होने चाहिए, प्रॉपर जो है सैनिटरी पैड्स
का यूज करना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उन पैड नैपकिन्स को जो है 4 से 5 घंटों बाद चेंज करना चाहिए। ये सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखें। As per the requirement, disposal of the use of sanitary napkins properly by wrapping it. उसको openly expose नहीं किया जाता है, properly उनको wrap किया जाता है sanitary napkins को, फिर उनको dispose किया जाता है। Do not throw the napkin. Do not throw the used napkin in the drain pipes or toilets after in the open areas. So these are the basic guidelines which every female should follow, and and these are the basic menstruation hygiene. Okay. चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने काफी सारा, आई गेस लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो गया है, लास्ट लेक्चर भी हो गया था, है ना, तो कोई बात नहीं, बट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया हो तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग एक बार वापस, क्योंकि YouTube पे वीडियो है बेटा जी, एक बार वापस जाके देख लीजिए, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। Okay everyone, bye bye, have a great day, take care.